मार्च का महीना खत्म हो रहा है और ऐसे में आप सोच रहे हैं कि टैक्स कैसे बचाया जाए। यहाँ मैं कोई आपको LIC की प्रीमियम की डिडक्शन के बारे में बताकर बोर नहीं करने वाला हूँ, बल्कि कुछ ऐसे टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना काफी टैक्स बचा सकते हैं। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ऐसे 6 टैक्स सेविंग टिप्स देने वाला हूं जो अभी तक शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का विद टिप नंबर 1। क्या अभी रिसेंटली आपने अपना घर खरीदा है? आपको ये तो पता ही होगा कि होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, पर आप अपने होम लोन पर जो प्रिंसिपल पे करते हैं उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। साथ में घर खरीदने के लिए आपने जो स्टैंप ड्यूटी पे किया है उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये दोनों डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस का डिडक्शन भी 80C में ले सकते हैं। पर सब कुछ मिलाकर 80C की लिमिट है 1.5 लाख रुपए। अब आते हैं टिप नंबर 2 पर। आपको ये तो पता ही होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हम सेक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं, पर कुछ और खर्चे भी हैं जिसका डिडक्शन आप 80D में क्लेम कर सकते हैं। पर पहले 80D को समझते हैं। अगर आपने अपने या अपने स्पाउस का और आपके बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आप हर साल 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो इसमें 25,000 और जुड़ जाएगा, मतलब टोटल 50,000 का डिडक्शन आप ले सकते हैं। पर अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 वाली लिमिट 50,000 हो जाएगी और आप अपना 25,000 और अपने पेरेंट्स का 50,000 दोनों मिलाकर 75,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आपका या उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट जो खर्चे हुए हैं उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। साथ में अगर आपने अपने या अपने स्पाउस का या अपने पेरेंट्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो आपको सबका हेल्थ चेकअप का खर्चा मिलके 5,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एडिशनल डिडक्शन नहीं है और 25,000 या 50,000 के लिमिट में इंक्लूडेड है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल 35 साल का है और उसने अपने 20,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। उसके पेरेंट्स 62 ईयर्स के हैं और उनका कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। राहुल ने अपने और अपने पेरेंट्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया जिसमें टोटल 5,000 रुपए का खर्चा हुआ। रिपोर्ट के आने के बाद राहुल ने अपने पेरेंट्स के कुछ ट्रीटमेंट भी करवाया जिसमें 30,000 तक का खर्चा हुआ। तो 80D में कितना डिडक्शन मिलेगा? सबसे पहले तो राहुल की 80D की लिमिट 25,000 है और उसके पेरेंट्स क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो उनकी लिमिट 50,000 रुपए है। तो राहुल को मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो है 75,000 रुपए। इसमें राहुल ने 20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया और 30,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट में लगे, तो टोटल हुआ 55,000। तो राहुल को 80D में 55,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब आते हैं टिप नंबर 3। आजकल हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, चाहे खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो आप इस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन सेक्शन 80E में ले सकते हैं। इस इंटरेस्ट का डिडक्शन जब से आपके इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 8 साल तक के लिए ले सकते हैं। टिप नंबर 4। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जब रेंट अमाउंट अकाउंट से डेबिट होता है तो कितना दर्द होता है। वेल, इस दर्द को थोड़ा कम किया जा सकता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है और आपको HRA नहीं मिलता है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है और रेंट के घर में रहते हैं तो आप जो रेंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिट है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 15,000 महीने रेंट देते हैं और आपका टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, तो आपकी लिमिट इन सब में से जो सबसे कम होगा उससे डिसाइड होगा। पहली है 5,000 पर मंथ इक्वल टू 60,000। दूसरा है 25% ऑफ टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए। तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम इक्वल टू 15,000 इंटू 12 माइनस 1 लाख रुपीज इक्वल टू 80,000। इन सब में से जो सबसे कम है यानी 60,000 उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। पर अगर उसी शहर में आपका या आपके स्पाउस का खुद का घर है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। टिप नंबर 5। क्या लॉस होना अच्छी बात है? इनकम टैक्स के हिसाब से ये अच्छी बात है,
क्या आपको पता है कि जब आपको कोई बिजनेस में या शेयर मार्केट में लॉस होता है तो इनकम टैक्स में आपको उतने पैसे कम देने पड़ते हैं। 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं है, पर 1 लाख से ज्यादा होने पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। पर इस टैक्स को आप अपने लॉस के साथ बचा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राहुल ने 3 साल में कुछ शेयर्स में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब अगर राहुल उन शेयर्स को बेचता है तो 1 लाख का प्रॉफिट पर तो कोई टैक्स नहीं देना है, पर 2 लाख के प्रॉफिट पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं राहुल के पास कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिनमें उसे 1 लाख का नॉशनल लॉस हुआ है, तो अगर आप अपने लॉस वाले शेयर्स भी बेच दें तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। इस 1 लाख के लॉस का इनकम टैक्स में सेट ऑफ मिलता है, यानी राहुल इसे अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकता है और बचे हुए प्रॉफिट पर उसे टैक्स देना है। जैसे अगर आप इस टेबल को देखें तो पहले राहुल की टैक्स लायबिलिटी 20,000 थी, पर जब उसने लॉस वाले शेयर्स बेचे और उसका सेट ऑफ किया तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये हो गए। अब मान लेते हैं कि राहुल को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ ही नहीं और बस 1 लाख का लॉस हुआ है और उसने लॉस में शेयर्स बेच दिए, तो क्या इस लॉस का फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इस लॉस को राहुल आने वाले 8 सालों के प्रॉफिट में से कम कर सकता है। ध्यान रहे, इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस उन्हीं शेयर्स में देखा जाता है जिन्हें आपने बेच दिया है, और इसमें सेट ऑफ का भी कुछ रूल्स है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर आप सेम डे पर शेयर बेचते और खरीदते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से इसे बिजनेस माना जाता है और इसमें हुए लॉस को आप सिर्फ इसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात है, इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको लॉस वाले साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरा है तो आप सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब आते हैं आखिरी टिप पे, टिप नंबर 6। क्या आपको पता है कि हर साल आपको 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी उन शेयर से प्रॉफिट जिन्हें आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में अभी 1 लाख का गेन दिख रहा है, पर इस साल आपने शेयर्स बेचे ही नहीं। जैसे कि हमने कहा था कि इनकम टैक्स में प्रॉफिट या लॉस सिर्फ बेचे हुए शेयर्स पर ही देखा जाता है, तो इस साल आपकी एक लिमिट वेस्ट हो गई। अब 3 साल बाद आपका ये 1 लाख का प्रॉफिट 2 लाख का बन गया और अब आपने इसे बेच दिया, तो बाकी बचे हुए 1 लाख पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए को बचाया जा सकता था। अगर आपने पहले साल ही अपने शेयर्स बेचे होते तो आपकी उस साल की 1 लाख की लिमिट यूज हो जाती। तो जब आपके 1 लाख तक का प्रॉफिट हो जाए, आपको अपने शेयर्स बेचने हैं और तुरंत शेयर्स खरीद लेना है। इससे आप अपनी उस साल की 1 लाख की लिमिट को यूज कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो 3 साल बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख की जगह 1 लाख ही माना जाएगा और आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 साल का होल्डिंग पीरियड देखा जाता है। जब आपने शेयर बेचकर वापस खरीदा तो 1 साल की होल्डिंग पीरियड फिर से स्टार्ट हो गई। सारे टिप्स को मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अब आपको करना है एक काम, वो है कि कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी। इस टॉपिक रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टैक्स सेविंग टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना टैक्स बचा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, ताकि हम जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।